नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का किया जा रहा आयोजन। 11 से 13 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे महोत्सव में राज्य की सभी 5 जनजातियों की विरासत को जानने का मिल रहा अवसर। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, विकास में राज्यपालों की विशेष संवैधानिक भूमिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हर घर दस्तक अभियान को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 110 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोक पर्व इगास बग्वाल पर घोषित किया राजकीय अवकाश। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर गढ़वाली भाषा में पोस्ट लिखकर दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में आज उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। जनजाति महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय उत्तराखंड के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 11 से 13 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में राज्य की सभी 5 जनजातियों को जानने का अवसर मिल रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से जनजाति समुदाय के लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने और भारतीय इतिहास तथा संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक स्कीम है शिक्षा के क्षेत्र में, वो है देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना करना। उसी श्रेणी में हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहला विद्यालय था एक आलसी का, 2 और विद्यालय हमारे खटीमा में और बाजपुर में खुल चुके हैं। तो इन विद्यालयों का जो उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों को जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं हमारे प्रदेश के, उनको एक गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा मिल सके और साथ में इसका उद्देश्य उनका सर्वांगीण विकास करना भी है। तो इस स्टॉल में हमने एक बहुत ही संक्षेप में ये समझाने की कोशिश की है कि एक तो विद्यालय का रूटीन क्या है, विद्यालय के अचीवमेंट्स क्या हैं, विद्यालय के बच्चे अब कहाँ काम कर रहे हैं, वो सब इसमें है। और दूसरा आप जो बीच में देख रहे होंगे सेंटर में, ये 2 आइटम हमने रखी हैं। एक इसमें बच्चों का बहुत ही एम्बिशियस उनका प्रोजेक्ट है। बच्चों की सोच ये रही है कि जो हमारे ट्राइबल चीज़ें हैं, हमारी जो धरोहर हैं, सामान के रूप में, वेशभूषा के रूप में और जेवर के रूप में, तो ये सारी चीज़ों को हम एक जगह एकत्रित करें। तो क्योंकि हमारे विद्यालय में उत्तराखंड की 5 जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, तो उन्होंने पहले स्टेप पर म्यूजियम स्थापना के ये सारी चीज़ें एकत्रित करनी शुरू की हैं। हम लोग नागालैंड से आए हैं और हमारे पास वुलन के सारे वेराइटीज़ हैं और हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड का सामना बहुत बेहतर तरीके से किया है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने में राज्यपालों और उपराज्यपालों की मुख्य भूमिका है। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सम्मेलन कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया। गृह मंत्री ने कहा कि राज्यपालों ने महामारी के दौरान सक्रियता से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन, राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव का समय है और इस बार के राज्यपाल सम्मेलन का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आजादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज हर घर दस्तक अभियान को आगे ले जाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस अभियान का उद्देश्य कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज न लेने वाले सभी वयस्कों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान में उन लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं जिनको दूसरी डोज लेने में देरी हो रही है। सूत्रों ने बताया कि वर्चुअल बैठक के दौरान श्री मांडविया ने कहा कि सभी राज्यों को टीकाकरण अभियान के प्रति सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए ताकि कोई भी परिवार टीकाकरण से छूट न जाए। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 110 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 52,69,000 से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 98.25% है। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,38,09,25 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 61,99,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि केंद्र के निःशुल्क और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी वैक्सीन की 120 करोड़ 8 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 16 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड टीके मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठ पर्व पर सार्वजनिक छुट्टी के बाद इगास बग्वाल के मौके पर भी राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर गढ़वाली भाषा में पोस्ट लिखते हुए कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी डाली। हमारो उद्देश्य च कि हम सब ये त्योहार ते बड़ा धूमधाम से मनाओ और हमारी नई पीढ़ी भी हमारा पारंपरिक त्योहार से जुड़ी रहो। वहीं लोक पर्व इगास पर राजकीय अवकाश घोषित किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे सराहनीय पहल बताया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बागेश्वर जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए युवा कल्याण, शिक्षा और खेल विभाग द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, एथलेटिक्स सहित अन्य खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेल महाकुंभ का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास और जिलाधिकारी विनीत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। ये महाकुंभ 6 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर उसमें सफल रहे प्रतिभागियों की जनपद स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड महोत्सव के अंतर्गत ही जो है खेल महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है और ये 6 दिन का टोटल कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें टोटल 12 स्पोर्ट्स इवेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें काफ़ी एथलेटिक्स के हैं, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, खो खो है, ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज भी बनाई गई है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 इस तरह की काफ़ी सारी कैटेगरीज भी यहाँ पे बनाई गई। खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ी भी प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराया गया है। यहाँ 3 लोग आए हैं, कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर। मैं अंडर 14 बालक और कल बालिकाओं को होगा। हम अंदर 1500 मीटर में हैं और यहाँ एथलीट्स, फुटबॉल, बॉक्सिंग, खो खो, कबड्डी आदि गेम खेले जाते हैं। ये करीब 2 वर्ष के बाद कोरोना के बाद हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और इस तरह के गेम से जो है मतलब प्रतिवर्ष आयोजित होने चाहिए। जैसे छोटे गांव हैं वहाँ के लोग नहीं आ पाते, उनको पता नहीं चल पाता, तो एक अच्छा निर्णय है सरकार का कि उनके लिए स्टेज मिल रहा है कि वो खेल सकते हैं हमारे देश के लिए, राज्य के लिए। वहीं स्थानीय विधायक चंदन रामदास ने कहा कि जनपद बागेश्वर खेल के क्षेत्र में निरंतर रूप से प्रगति कर रहा है। यही कारण है कि जनपद के कई युवा प्रतिभागी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज खेल महाकुंभ का आयोजन बागेश्वर जनपद में जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में आज शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे खेल और खिलाड़ी जो पूरे जनपद स्तर पर आज यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, उनकी खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी और यहाँ से अपने मेडल लेके प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। चमोली जिले में अब तक इस योजना से 52,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों को कोरोना महामारी ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। लॉकडाउन के दौरान नौकरियां छूटने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। हालांकि संकट की इस घड़ी में खाद्य संकट खड़ा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। केंद्र सरकार की इस दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि चमोली जैसे सीमांत जिले में भी महामारी के दौरान गरीबों तक राशन पहुंचा। जिले में अब तक 52,549 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसके तहत 1,536 मीट्रिक टन चावल और 2,492 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण किया गया है। प्राथमिक एवं अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया, जो योजना अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गई। जनपद चमोली में लगभग 52,549 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 1,536 MT चावल और 2,492 MT गेहूं का वितरण किया गया। जिले में 784 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के सभी लाभार्थियों को इस योजना के तहत अप्रैल 2020 से गेहूं और चावल निःशुल्क वितरित किया जा चुका है। इस योजना का लाभ उठा रहे लोग सरकार के इस कदम से खुश हैं। हमारा गरीबी कार्ड का राशन है, जिसके अंतर्गत हमको निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
के अंतर्गत राशन मिलता है। हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में हम लोगों को बहुत सहयोग दिया। हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा निःशुल्क राशन मिल रहा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमें निःशुल्क राशन वितरण कर रही है। कोरोना के हमको फ्री राशन मिली, सरकार को धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज राज्य के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूर्व विधायकों और सरकार में दायित्वधारी रहे वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में प्रहलाद जोशी ने बताया कि 15 और 16 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा दोबारा से सत्ता में लौटेगी। चुनाव हम जीत रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं, गत सप्ताह माननीय अमित शाह जी का भी इधर दौरा हुआ है। अभी इस सप्ताह में 15-16 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी 15-16 है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का 15-16 के लिए माननीय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इधर दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जबरदस्त एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत के आएगा, लेकिन हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रितु खंडूड़ी इन दिनों प्रदेश भर के जिलों का भ्रमण कर रही हैं। इस दौरान वो महिला मोर्चा की बैठकों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील भी कर रही हैं। चमोली जिले के गोपेश्वर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान को लेकर कई योजनाएं संचालित की हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला मोर्चा भी आगामी चुनाव में अपनी सशक्त भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है गैरसैंण, और हम सब चाहते हैं कि गैरसैंण भी जाए, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर अभी हमने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो मुझे लगता है इस स्टेप से, इस कदम से निश्चित ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट हम चाहते हैं उत्तराखंड का वो होगा। मुख्य जो मेरा इस समय विषय था कि हम लोग 22 के चुनाव के नज़दीक हैं और अपनी महिलाओं के बीच में, अपनी बहनों के बीच में जाकर एक बार फिर से नई ऊर्जा भर दी जाए, ताकि हम सब दोबारा से जबरदस्त तरीके से 22 के चुनाव के लिए लड़ें। उधर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 40% टिकट की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए 40% टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड महिला प्रधान राज्य है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजकर ये मांग उत्तराखंड के लिए भी की गई है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आगामी विधानसभा में अपने उम्मीदवार के रूप में, अपने कैंडिडेट के रूप में उतारने की बात की। उसी के तर्ज पर आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी ये मांग जो है अपने शीर्ष नेतृत्व से रखी है, और पत्र के माध्यम से हमने हमारे नेतृत्व को ये बात रखी कि 40% बहनों को उत्तराखंड में भी नेतृत्व दिया जाए, इलेक्शंस में उतारा जाए, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें हमारे नेतृत्व से मिला है। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 274 प्रशिक्षु जवान आज थल सेना में शामिल हुए। इस दौरान सेना की कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
34 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सेना के धर्मगुरु ने सभी प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीता ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 जवानों को मेडल भी प्रदान किए। और इसी के साथ समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।